सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरे YouTube चैनल स्टडी विद भारत में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में जाना कि शब्द क्या होते हैं और शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम इनके भेद जानेंगे कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं और रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। ध्यान देने वाली बात है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। पहला तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, तत्सम। तत् कहते हैं उसी के जैसा और सम समान, उसी के प्रकार। यानी कि जैसे संस्कृत के शब्द है वैसा ही ज्यों का त्यों जो शब्द रहेगा उसको क्या कहलाया जाएगा, वह तत्सम शब्द कहलाया जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण हैं मयूर, नयन, अमूल्य, वानर इत्यादि। ये जो शब्द हैं ये ज्यों के त्यों संस्कृत के ही हैं, तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, तो आइए जानते हैं तद्भव शब्दों के बारे में। तद्भव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तद्भव यानी कि तत् उससे उद्भव उत्पन्न हो जाना। किससे उत्पन्न हो जाना? तत्सम से। तत्सम से में कुछ तत्सम शब्दों में कुछ परिवर्तन हो करके जो नए शब्द बने हैं वो तद्भव कहलाते हैं। परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। उदाहरण आग, मोर, बंदर, चांद आदि। तो पहला शब्द है आग। इसका तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि है, और इस अग्नि शब्द में कुछ परिवर्तन हो गया है परिस्थितिवश, तो इसको मैक्सिमम क्या कहा उच्चारण जाता है, क्या बोला जाता है? आग। यदि अगला शब्द ले मोर, तो इसका क्या है तत्सम शब्द? मयूर। लेकिन ज़्यादातर बोला क्या जाता है? मोर। तो ये तद्भव है। बंदर शब्द को क्या बोला जाता है संस्कृत में या तत्सम में? वानर। किंतु वानर कम बोलने में आता है, मैक्सिमम क्या शब्द बोला जाता है? बंदर। ऐसे ही है चांद। चांद का तत्सम शब्द क्या है? चांद का तत्सम शब्द है चंद्रमा। अब इसमें कुछ समय और परिस्थिति बस परिवर्तन हो गया तो क्या बोले जाना लगा है? चांद। तो इस प्रकार आपको अंतर समझ में आ रहा है। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और उनमें जो कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो के जो नए शब्द बने हैं उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है, यानी कि उससे उत्पन्न। फिर अगला है, नेक्स्ट है देशज शब्द। नाम से स्पष्ट हो रहा है, देशज यानी कि जो देश में बोलचाल में है या देश में उत्पत्ति हुई है जिन शब्दों की, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, हमारे देश की भाषाओं से हुई है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के शब्द है दुआ, थोथा, लोटा इत्यादि। विदेशज शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं। दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहे जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण है अलमीरा, ओलपिन आदि। आपने देखा होगा अलमीरा को अलमीरा ही बोला जाता है और आलपिन को आलपिन ही। तो ये विदेशी शब्द है और इनमें कुछ परिवर्तन नहीं है। जो का त्यों यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया है तो इनको विदेशी शब्द कहा जाता है। फिर अगला भेद है शब्द का रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से भी 3 प्रकार का होता है। रचना की दृष्टि से कितने प्रकार का होता है शब्द? 3 प्रकार का। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, जिसका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, कल, जल इत्यादि। ये क्या है? रूढ़ शब्द हैं। इसके और
खंड सार्थक नहीं है और ये किसी परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। देखिए इसमें माना कल शब्द लिया तो क्या इसके खंड हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। यदि खंड करते हैं तो इस प्रकार वर्ण निकल कर आते हैं, शब्द नहीं निकल के आते हैं। ऐसे ही लौटा शब्द है, लौ और टा रह जाएगा तो खंड नहीं हो पा रहे हैं, वर्ण बन जाते हैं। तो और जब शब्द उचित नहीं निकल रहा है तो उसका उचित अर्थ भी क्या निकलेगा? तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये रूढ़ कहलाते हैं। इसको आप यौगिक में ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। जैसे यौगिक शब्द है, नाम से ही स्पष्ट है कि यौगिक उन शब्दों को कहा जाता है जिनके खंड सार्थक हो। योग से अर्थ युग है, युज मतलब जुड़ा हुआ। जैसे विद्यालय शब्द है और दया सागर है, तो इसके विद्यालय शब्द के खंड हो जाते हैं कि नहीं? हो जाते हैं। विद्यालय है तो विद्या आलय, यानी कि विद्या और आलय खंड हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं और अर्थ भी उचित निकल रहा है। विद्या का तात्पर्य विद्या ज्ञान, आलय का अर्थ मंदिर घर भवन इत्यादि। फिर है दया सागर, दया और सागर, तो दया से तात्पर्य दया करुणा और सागर से तात्पर्य समुद्र। तो इस प्रकार ये जो शब्द है ये इनके खंड हो पा रहे हैं और सार्थक खंड हो रहे हैं। सार्थक का मतलब है उचित अर्थ इनका निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार के शब्द जो होंगे यौगिक कहलाएंगे और जिनके खंड ना हो वो क्या कहलाएंगे? रूढ़ कहलाएंगे। फिर नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख और ज के मेल से बना है जिसका विशेष अर्थ होता है कमल। तो ये जो पंकज शब्द है ये यौगिक तो है, यानी कि इसके खंड तो किए जा सकते हैं। देखिए खंड किस प्रकार हो रहा है, पंख और ज। पंख का अर्थ क्या है? कीचड़, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और जो का अर्थ क्या है? उत्पन्न, यानी कि कीचड़ में जो उत्पन्न है। और विशेष अर्थ क्या निकल के आ रहा है इसका? कमल। तो यदि सामान्य अर्थ होता और टुकड़े भी हो रहे हैं, खंड हो रहे हैं, तो यौगिक कहलाता, किंतु एक विशेष अर्थ इसका निकल के आ रहा है तो ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। यही इसका अंतर है यौगिक का और योग रूढ़ का। इसमें खंड सार्थक होते हैं, सामान्य अर्थ होता है, और योग रूढ़ में एक विशेष अर्थ निकल करके आता है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा कि शब्द जो हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं और उत्पत्ति की दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं। तो आशा करती हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उसमें शब्द विचार से संबंधित प्रश्नोत्तर इस प्रकार के आए हुए हैं तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। यदि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।